फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए जॉन कीट्स के ऊपर 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ, जो कि अभी रिसेंट में टीजीटी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है फ्रेंड्स। और ये पीजीटी सिलेबस का भी पार्ट है जॉन कीट्स। और 100 जो एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यूज में एवरी क्वेश्चन में मैं जो है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशंस दूंगा। अर्थात आप अगर इस पूरे 100 क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जॉन कीट्स की लाइफ को पढ़ने के लिए अलग से कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात इसमें मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। जॉन कीट्स वाज बोर्न ऑन। जॉन कीट्स कब पैदा हुए थे? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 31 अक्टूबर 1795 लंदन। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे फ्रेंड्स? अगर इसके हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो बोर्न एट स्वान एंड हूप इन मूरगेट लंदन। और किसके ये बेटे थे? थॉमस एंड फ्रांसिस कीट्स के, एल्डेस्ट ऑफ 4 चाइल्ड, अर्थात 4 बच्चों में सबसे बड़े थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में पैदा हुए थे और सन ऑफ थॉमस एंड फ्रांसिस कीट्स का के ये थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन थे। बॉर्न एट स्वान एंड हूप इन मूरगेट। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कीट्स वाज ट्रेंड एज। कीट्स को ट्रेनिंग किस चीज की मिली थी? इनको ट्रेनिंग किस चीज की मिली थी फ्रेंड्स? ये अपोथिकेरी सर्जन एट गाइज हॉस्पिटल। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको हमें ध्यान में रखना है। अप्रेंटिस्ड टू थॉमस हेमंड 1810-14, अर्थात 1810 से 1814 के बीच में ये जो है अप्रेंटिस थे किसके साथ? थॉमस हेमंड के यहाँ। और फिर ड्रेसर नियुक्त हुए गाइज हॉस्पिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1815 से 16 के दौरान। एंड पास्ट एलएसए एग्जाम कब? 25 जुलाई 1816 को। लेकिन उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया? चोज पोइट्री ओवर मेडिसिन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोफेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि कीट्स वाज ट्रेन्ड एज अपोथिकेरी सर्जन एट गाइज हॉस्पिटल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कीट्स गार्जियन आफ्टर पेरेंट्स डेथ। पेरेंट्स की डेथ के बाद कीट्स के गार्जियन कौन थे? तो ये थे रिचर्ड एबी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी मर्चेंट रिचर्ड एबी इनके क्या गार्जियन हुए। और इन्होंने जो कीट्स की जो स्मॉल इनहेरिटेंस है उसको कंट्रोल किया। डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज लिटरेरी करियर। उनके लिटरेरी करियर को वो डिसअप्रूव किए, वो नहीं चाहते थे कि कीट्स पोइट्री लिखें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि कीट्स का गार्जियन कौन थे उनके, क्योंकि पेरेंट्स की डेथ जल्दी हो जाती है फ्रेंड्स। तो वो थे रिचर्ड एबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एट रोम ऑन। कीट्स जो है ट्यूबरक्यूलोसिस से वजह से इनकी डेथ होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्यूलोसिस कारण था इनके डेथ में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनके डेथ का वजह क्या था? तो ट्यूबरक्यूलोसिस। 23 फरवरी 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। डाइड अराउंड 11 PM एट पियाजा डी स्पेंगा रोम में। कहाँ डेथ हुई थी फ्रेंड्स? पियाजा डी स्पेगना रोम में। और नर्स्ड बाय जोसेफ ईस्टर्न। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोसेफ सीवर्न इनके साथ में थे। बरीड इन प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम, एज 25। 25 साल की उम्र में ही फ्रेंड्स इनकी डेथ हो गई थी। और ये इनको दफनाया कहाँ गया? प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम में।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किड्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन कीट्स ग्रेवस्टोन एज पर हिज विश। मतलब उनकी जो ग्रेव स्टोन थी उस पे क्या इंस्क्राइब किया गया, उस पे क्या लिखा गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। अक्सर ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि he wanted no name or date, only this line expressing fear his name would not lost. Friends added name and age later. तो बाद में दोस्तों ने नाम और उम्र ऐड कर दिया, लेकिन जो स्टार्टिंग में क्या था कि here lies one whose name was written in water. किड्स को लगता था फ्रेंड्स कि उनका कोई लिटरेरी सर्कल में कोई नाम नहीं होगा, तो वो उसकी वजह से इन्होंने अपने ग्रेव स्टोन पे ये लिखवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन किड्स ग्रेव स्टोन एज पर हिज विश। तो लिखा था हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किड्स मदर फ्रांसिस एंड ब्रदर टॉम डाइड ऑफ। किड्स की माँ फ्रांसिस और ब्रदर टॉम की मौत की वजह क्या थी फ्रेंड्स? ट्यूबरक्यूलोसिस। मदर डाइड 1810, 1810 में माँ की डेथ हो गई। टॉम डाइड 1 दिसंबर 1818 को टॉम की डेथ हो गई। एंड आफ्टर कीट्स नर्स्ड हिम, और कीट्स ने बड़ा देखभाल किया था फ्रेंड्स अपने ब्रदर टॉम की। और दिस पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कंजम्पशन डीपली इन्फ्लुएंसेस हिज पोइट्री। तो ये जो पर्सनल ग्रीफ था, जो अर्ली टाइम में मदर का डेथ हो जाना, फादर का, भाई का, इसने पूरी तरह से कीट्स को तोड़ दिया था। और उनकी जो पोइट्री है निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्रेस होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कीट्स फियांसी एंड म्यूज। कीट्स की फियांसी कौन थी? तो फ्रेंड वो थी फैनी ब्रान। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कीट्स जो है फैनी ब्रान से 1818 में वेंटवर्थ प्लेस पे मिले थे हैम्पस्टेड में। इंगेज्ड अक्टूबर 1819 में इंगेज भी हो गए थे। मिनी सोनेट्स और लेटर्स जो हैं किनको एड्रेस्ड हैं? फैनी ब्रान को। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनके लाइफ के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रही हैं कीट्स की फियांसी और म्यूज। म्यूज वो मतलब जो उनकी पोइट्री की, इमेजिनेशन की, कल्पना की बेसिस रहे हैं फैनी ब्रान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। विच ईयर इज कॉल्ड कीट्स एनस मिरेबिलिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एना मिरेबिलिस का मतलब द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ईयर इन विच द पोएट हैज प्रोड्यूस्ड हिज मैग्नम ओपस। वो एनस मिरेबिलिस बोला जाता है। तो 1819। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन अबाउट 9 months ही रोट ला बेल डैम मर्सी लिखे, फिर ईव ऑफ सेंट एग्नीस, 5 जो ग्रेट ओट्स थे, लेमिया, ओथोदरगेट, टू ऑटम, ये सब 1819 के ईयर में लिखे। इसलिए इस ईयर को कीट्स का एनस मिराबिलिस माना जाता था। 1819 उनके लिटरेरी करियर का गोल्डन टाइम था, गोल्डन ईयर था। सारे इंपॉर्टेंट उनके ओड्स, पोयम इसी ईयर में प्रोड्यूस हुई थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। हु accompanied Keats to Rome and nursed him till death। मतलब कीट्स के साथ रोम कौन गए और उनके मौत तक उनकी जो है नर्स किया, उनकी देखभाल किया। तो वो थे जोसेफ सेवर्न। क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज करेक्ट। सेवर्न जो है, सेवर्न एक पेंटर थे। स्टेड विथ कीट्स टिल हिज लास्ट ब्रेथ, अंत तक रहे। और उनका जो डिवोशन था, शैली ने उसको बहुत प्रेज किया है फ्रेंड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जोसेफ सेवर्न जो है अंत तक उनके साथ रहे। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कीट्स बिलोंग्स टू, कीट्स बिलोंग करते हैं सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। सेकंड जनरेशन बायरन
सेकंड जनरेशन में कौन कौन से पोएट आते हैं? बायरन, शैली और कीट्स। और फर्स्ट जनरेशन में आते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और ब्लेक। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि कीट्स किस जनरेशन से बिलोंग्स करते थे? तो कीट्स सेकंड जनरेशन रोमांटिक से बिलोंग करते थे और फर्स्ट जनरेशन में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे। और सेकंड जनरेशन में बायरन, शैली और कीट्स थे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इन द एग्जामिनर वाज। कीट्स की पहली पोएम एग्जामिनर में कौन सी पब्लिश हुई थी? तो वो फ्रेंड हुई थी ओ सॉलिट्यूड इफ आई मस्ट विथ दी ड्वेल, पब्लिश्ड 5th में 1816 बाय ले हंट। ले हंट के द्वारा पब्लिश की गई थी 5 मई 1816 को। और फर्स्ट वॉल्यूम जो पोएम्स की थी वो 1817 में आई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि कीट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इन द एग्जामिनर वाज ओ सॉलिट्यूड इफ आई मस्ट विथ दी ड्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड कीट्स टू लंदन लिटरेरी सर्कल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वैसे तो जॉन कीट्स को सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, बहुत सारे मैगजीन्स के लिटरेरी एडिटर्स, लेकिन एक पर्सन थे ले हंट। उन्होंने क्या किया, जो एडिटर थे एग्जामिनर के, चैंपियन ही, मतलब हर तरह से उनकी मदद किया, उनको इनकरेज किया। थ्रू हंट ही मेट सैली, और हंट के थ्रू ही ये सैली से भी मिले, हैजलिट और हेडन से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि हु इंट्रोड्यूस्ड कीट्स टू लंदन लिटरेरी सर्कल। तो वो थे ले हंट, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कीट्स वाज अटैक्ड एज पार्ट ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। मतलब कीट्स को किसने अटैक किया और उनको क्या बोला? कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो ये थे ब्लैकवुड्स, एडनबर्ग मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू ने बहुत बुरी तरह से इनको क्रिटिसाइज किया था। इनकी पोइट्री को, इनके लाइफ को, इनके बैकग्राउंड को, सारी चीज़ों को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया था। जे.जी. लॉकहार्ट ब्लैकवुड्स में थे और जे.डब्ल्यू. क्रॉकर क्वार्टरली रिव्यू में थे 1818 में, जिन्होंने मॉक किया उनके बर्थ और जो हंट से उनका एसोसिएशन था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कीट्स वाज अटैक्ड एज पार्ट ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। तो ये कौन थे? जे.जी. लॉकहार्ट इन ब्लैकवुड्स एंड जे.डब्ल्यू. क्रॉकर इन क्वार्टरली रिव्यू इन 1818 मॉक्ड हिज बर्थ एंड एसोसिएशन विथ हंट। अर्थात द एग्जामिनर नहीं आंसर, द टाइम्स नहीं है, एडिनबर्ग रिव्यू ओनली नहीं है, क्या है? ब्लैकवुड्स, एडिनबर्ग मैगजीन एंड क्वार्टरली रिव्यू। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि केवल एडिनबर्ग नहीं है, उसमें क्वार्टरली रिव्यू भी शामिल है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, नेट है, ये पीजीटी टीजीटी में भी आपके एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन। एज एज एट डेट, किस एज में इनकी डेथ हुई? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 25 ईयर्स ओल्ड, मात्र 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। 25 साल 3 महीने लगभग 23 डेज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतनी छोटी सी उम्र में इनकी डेथ हो गई और आज दुनिया में ये इतने बड़े पोएट हैं, इसको हम आप पढ़ रहे हैं। और कीट्स फ्रेंड्स मेरा फेवरेट पोएट रहे हैं ड्यूरिंग लाइक फ्रॉम माय ग्रेजुएशन डेज। बड़ी खूबसूरत पोएम्स और इन्होंने ओड्स लिखे हैं। कीट्स फादर थॉमस वाज, कीट्स के पिता थॉमस क्या थे? तो ऑप्शन इज करेक्ट, हेड होस्टलर एट स्वान एंड होप लाइब्रेरी स्टेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फादर का प्रोफेशन भी आजकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैनेज्ड लाइब्रेरी स्टेबल एट मूरगेट। तो ये जो इनका जो प्रोफेशन था, इसी की वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया। जरा सोचिए कि उनका जो बैकग्राउंड था कितना पुअर था, स्टेबल में काम करते थे उनके फादर, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
कीट्स वाज अ ग्रीक हु सेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीट्स ग्रीक थे, ये कौन बोला है? कमेंट बॉक्स में करिए फ्रेंड्स। शैली इन एडोनाई, शैली ने इनको इन एडोनाई, जो इनकी एलिजी है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कीट्स की डेथ पे उन्होंने लिखा था। मतलब पीबी शैली की एलिजी है एडोनाई, जो कीट्स की डेथ पे लिखा था ही इज मेड वन विथ नेचर, ही वाज अ ग्रीक, मीन्स हेलेनिक स्पिरिट। कीट्स में हेलेनिक स्पिरिट बहुत थी, ग्रीक वैल्यूज थी उनकी पोइट्री में, ओड्स में। तो एडोनाई में एलिजी जो लिखा है शैली ने, कीट्स को बोले थे ही इज मेड वन विथ नेचर, ही वाज अ ग्रीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आंसर है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि कीट्स वाज अ ग्रीक हु सेड। तो ये कहते हैं पीवी शैली, किसमें कहते हैं? अपनी एलजी इन एडोनाई में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा, व्हाट इंस्पायर्ड ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न? ओड ऑन ग्रेशन अर्न बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस चीज ने इनको इंस्पायर किया था? तो एल्जिन marbles seen at British Museum and engravings of Sosbios vase, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इंस्पायर किया ओडान ग्रेशन अर्न को? तो एल्जिन मार्बल्स सीन एट ब्रिटिश म्यूजियम एंड इंग्रेविंग्स ऑफ सोसबियोस वेस। तो इसको इन्होंने एल्जिन मार्बल्स को मार्च 1817 में देखा, और इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्रेविंग्स ऑफ सोसबियोस वेस की जो इनग्रेविंग्स थी, जो उस पे चित्र बने थे, जो पेंटिंग्स थी क्लॉड और पॉल्सिन के द्वारा, उससे बहुत प्रभावित थे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है इनका जो ओड ऑन अग्रेशन अर्न किससे इंस्पायर था? तो एल्जिन मार्बल्स सीन, कहाँ देखा था इन्होंने इन मार्बल्स को? ब्रिटिश म्यूजियम, और एनग्रेविंग्स थी सोसिबियोस वेस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, लास्ट वॉल्यूम पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम, इनकी लाइफ टाइम में जो लास्ट पोम कौन वॉल्यूम पब्लिश हुई थी? तो वो थी लामिया इजाबेला द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स 1820, पब्लिश्ड जुलाई 1820 बाय टेलर एंड हेसी। इसमें सारे इनके ग्रेट ओट्स मौजूद हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लास्ट वॉल्यूम जो है उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी 1820 में बाय टेलर एंड हेसी के द्वारा। सारे ग्रेट ओट्स इसमें मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फ्रेंड्स आते हैं, कीट्स के पब्लिशर कौन थे? तो वो थे जॉन टेलर एंड हेशी, पब्लिश्ड 1817, 1818 एंड 1820 वॉल्यूम्स को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीट्स के पब्लिशर कौन थे? जॉन टेलर एंड जेम्स हेशी। 1817, 1818, 1820 में इनके जो है पब्लिशर थे, इनके ओट्स को पब्लिश किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा फ्रेंड्स, हु रोड फर्स्ट मेजर बायोग्राफी लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स ऑफ जॉन कीट्स? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। वो थे रिचर्ड मॉन्कटन मिल्स, या माइल्स इनको पढ़िए, पब्लिश किए 1848 में फर्स्ट डिटेल्ड बायोग्राफी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु रोड फर्स्ट मेजर बायोग्राफी लाइफ लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स ऑफ जॉन कीट्स? तो वो थे रिचर्ड मॉन्कटन माइल्स, पब्लिश्ड इन 1848, एंड फर्स्ट डिटेल्ड बायोग्राफी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो देख लेते हैं तो इनको बायोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बायोग्राफी पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके लाइफ में, उसको मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। पोएम्स 1817 वाज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड थी फ्रेंड्स? अगर हम इसकी बात करें तो ये डेडिकेटेड थी ले हंट को। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फर्स्ट वॉल्यूम डेडिकेटेड टू हिज मेंटोर ले हंट, ले हंट को डेडिकेटेड, क्योंकि इनके मेंटोर थे, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया
लिटरेरी सर्कल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कौन सी पोम की ये लाइन है? तो ये फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ एंडीमियन, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कितनी खूबसूरत लाइन है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। एंडीमियन बुक वन की ये फर्स्ट लाइन है। बड़े इंपॉर्टेंट ये लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है। तो इसको फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट। A thing of beauty is a joy forever। ये किस में ओपन होती है? एंडीमियन बुक फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एंडीमियन इज डिवाइडेड इनटू, एंडीमियन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने बुक्स में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 बुक्स अबाउट 4000 लाइन। कब लिखा था? 1817 से 1818 के बीच में। इसका जो सब टाइटल है अ पोएटिक रोमांस, बड़ा इंपॉर्टेंट सब टाइटल है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है। अक्सर सब टाइटल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एंडीमियन इज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स अबाउट 4000 लाइन्स, रिटन 1817-18, सब टाइटल अ पोएटिक रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन में ये रहा। स्टोरी ऑफ एंडीमियन, एंडीमियन की जो स्टोरी कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है फ्रेंड्स ग्रीक मैथोलॉजी। एंडीमियन कौन थे? एक शेफर्ड थे, लव्ड बाय मून गॉडेस सिलेन सिंथिया डायना के नाम से जो जानी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो स्टोरी है एंडीमियन से, वो उन्होंने कहाँ से लिया? तो वो फ्रेंड्स लिया इन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी से। और एंडीमियन एक शेफर्ड था जिससे मून गॉडेस को प्यार हो गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। हाइपीरियन इज अबाउट, हाइपीरियन का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फॉल ऑफ टाइटन्स एंड राइज ऑफ ओलंपियंस, मॉडल्ड ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन ब्लैंक वर्स। ये अनफिनिश्ड था, अप्रैल 1819 में लेफ्ट अनफिनिश्ड, अर्थात ये पूरा नहीं हो पाया था। इन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पे इसको मॉडल किया था, आधारित था। तो हाइपीरियन इज अबाउट फॉल ऑफ टाइटन्स एंड राइज ऑफ ओलंपियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। द फॉल ऑफ हाइपीरियन अ ड्रीम इज, ये जो है इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, री राइटिंग ऑफ हाइपीरियन एज ड्रीम विजन विथ पोएट्स एज प्रोटेगनिस्ट। ये एक्चुअली में 300 लाइन का इंडक्शन है, वेयर पोएट मीट्स मोनेटा से पोएट मिलते हैं जो गडेस है मेमोरी की, और पर्सनल और फिलोसॉफिकल है। तो द फॉल ऑफ हाइपीरियन जो है ड्रीम किसके बारे में? री राइटिंग ऑफ हाइपीरियन एज ड्रीम विजन। अब पोएट खुद इसके क्या है फ्रेंड्स? प्रोटेगनिस्ट हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच पोएम नॉट इन 1820 वॉल्यूम, कौन सी पोएम 1820 वॉल्यूम में नहीं है? तो फ्रेंड्स वो है एंडीमियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंडियन एंडीमियन वाज सेपरेट। 1820 वॉल्यूम में कौन कौन सी पोएम थी? लेमिया, इजाबेला, ईव ऑफ सेंट एग्नेस और ओड्स थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1820 वॉल्यूम में एंडीमियम एंडीमियन शामिल नहीं थी। उसमें शामिल कौन थी? लेमिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स आते हैं। इजाबेला आर द पॉट ऑफ बेसिल, ये भी आपको ध्यान रखना है। इजाबेल का जो सबटाइटल द पॉट ऑफ बेसिल, ये जो है किससे प्रभावित थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बोकैसियोस, डेकामेरॉन, डे 4, टेल 5, ये ध्यान में रखना है। तो जो इजाबेल आर द पॉट ऑफ बेसिल का जो सोर्स था, टू ब्रदर्स मर्डर इजाबेल्स लवर लोरेंजो, दो भाई जो है मर्डर कर देते हैं इजाबेल
उसके लवर लोरेंजो का, और शी बरीज हिज हेड इन बेसिल पॉट, बेसिल के पॉट में उसके हेड को दफना देती हैं, एंड वाटर्स इट विथ टीयर्स, और टीयर्स से उसको सींचती हैं। कितना पेनफुल डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स। तो इजाबेला द पॉट ऑफ बेसिल का सोर्स क्या है? बोकासियो का डेकामेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोर्स भी पोयम में पूछ लिए जाते हैं कि इसका सोर्स क्या है। तो इजाबेला का फ्रेंड सोर्स है बोकासियोस का डेकामेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज सेट ऑन। इसकी सेटिंग क्या है? तो 20 जनवरी इवनिंग। फोक जो बिलीव है कि वर्जिन कैन ड्रीम ऑफ फ्यूचर हस्बैंड एंड सेंट एग्नेस ईव नाइट। तो जो फोक बिलीव है फ्रेंड्स कि जो वर्जिन है वो अपने फ्यूचर हस्बैंड उनके सपने में आ सकते हैं कब? सेंट एग्नेस की ईव की नाइट को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि द ईव ऑफ सेंट एग्नेस का सब्जेक्ट मैटर ये है कि वर्जिन कैन ड्रीम ऑफ फ्यूचर हस्बैंड, और 20 जनवरी की ईव को इसकी जो है सेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ला बेल डेमसन्स मर्सी इज ए, क्या है? सोनेट है या ओड है, एपिक है? तो ये है लिटरेरी बैलड। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिटन अप्रैल 1819 में लिखा, जिसका मतलब है अ लेडी विदाउट मर्सी, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इसका जो थीम है फेम फैटल, लव्स डिस्ट्रक्टिवनेस, बैलड स्टैंजा फॉर्म। अर्थात फेम फैटल का मतलब फ्रेंड्स कि कोई स्त्री सुंदर है लेकिन उसके अंदर क्या इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं। तो कुछ क्रिटिक का ये मानना है कि फैनी ब्रान इनकी जो बिलोवेड थी इनको लास्ट में छोड़ दिया था, तो उसी को ध्यान में रख करके उसी से ये पोएम उनकी लाइफ से, पर्सनल लाइफ का जो उनका लव फेलियर था उसी से ये इंस्पायर्ड थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, ओपनिंग लाइन किसकी है? तो ये जो सोनेट है ऑन द ग्रॉस हॉपर एंड द क्रिकेट, रिसोनेट रिटन दिसंबर 1816 में लिखा इन कंपटीशन विथ हंट के साथ कंपटीशन में, ग्रॉस हॉपर इन समर, क्रिकेट इन विंटर, कीप्स पोइट्री अलाइव। तो द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड जो है ओपनिंग किसकी है? ऑन द ग्रॉस होपर एंड द क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रेल्स ऑफ गोल्ड ओपन्स, कौन सी पोम ओपन होती है? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चापमैन्स होमर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सोनेट अक्टूबर 1816 में आया था आफ्टर रीडिंग चापमैन्स का जो ट्रांसलेशन था होमर का। रेल्स ऑफ गोल्ड का मतलब यहाँ पे है वर्ल्ड ऑफ बुक्स से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, देन आई देन felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken। हिस्टोरिकल डिटेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर कीट्स रोट कॉर्टेज, एक्चुअली बाल्बो डिस्कवर्ड पेसिफिक ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चापमैन्स होमर। जो इनका जो सोनेट था फ्रेंड्स, इसमें जो है इन्होंने जो चर्चा किया है कॉर्टेज का, लेकिन एक्चुअली में बाल्बोआ जो है उन्होंने पैसिफिक को डिस्कवर किया था। तो ये रॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कीट्स के फ्रेंड ने कहा भी कि आप इसको चेंज कर दो, लेकिन कीट्स ने कहा नहीं मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि बाल्बोआ ने पैसिफिक को 1513 में देखा था, कॉर्टेज ने तो मेक्सिको को कॉन्क्वर किया था। कीट्स न्यू एरर बट केप्ट पोइटिक इफेक्ट। तो ये बड़ी सी खूबसूरत लिटरेचर में पोएम में कोई गलती है कि कीट्स ने कॉर्टेज का डिस्क्रिप्शन किया है, लेकिन एक्चुअली में बाल्बोआ ने डिस्कवर किया था पैसिफिक को। तो ये एक मिस्टेक थी, फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीट्स रोट कॉर्टेज, एक्चुअली बाल्बोआ डिस्कवर्ड पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, लामिया का सोर्स क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लामिया का सोर्स है रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टोरी ऑफ सरपेंट वुमन की है जो लिसियस से क्या करती है? प्रेम करती है।
तो ये बर्टन की बुक से लिया गया है, लामिया का सोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा, टू आटम रिटन, टू आटम कब लिखा गया था? तो 19 सितंबर 1819 को विनचेस्टर में लिखा गया था। लेटर में इन्होंने क्या कहा है? हाउ ब्यूटीफुल द सीजन इज नाउ, हाउ फाइन द एयर, अ टेम्परेट शार्पनेस अबाउट इट। तो टू आटम जो है कब लिखा गया था? 19 सितंबर 1819 को विनचेस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये है, टू आटम हैज हाउ मेनी लाइन्स, आटम में कितनी लाइन्स हैं? तो 33 लाइन्स हैं। थ्री स्टैंजाज हैं, 11 लाइन्स ईच, और राइम है ABA BCDED CDE। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ब्राइट स्टार वुड आई वर स्टीड फास्ट एज दाउ आर्ट इज ए, ये जो है किसका है? शेक्सपियरियन सोनेट, written 1819, revised 1820 on Voyage to Italy, addressed to Fanny Brand, uses star as symbol of constancy। तो ब्राइट स्टार, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। वर आई वुड आई वर स्टीड फास्ट एज दाउ आर्ट इज, ये क्या है? ये शेक्सपियरियन सोनेट नहीं है फ्रेंड्स, ये कीट्स का है ब्राइट स्टार। ये इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। ब्राइट स्टार वर वुड आई वर स्टीड फास्ट आई दाउ आर्ट इज ए, ये शेक्सपियरियन सॉन्ग नहीं है, ये है जॉन कीट्स का। 1819 में इन्होंने लिखा था, रिवाइज किया था 1820 में। वोयाज जब यात्रा कर रहे थे इटली के, और फैनी ब्रांड को ये जो है एड्रेस है, और स्टार को एक सिंबल ऑफ कंस्टेंसी की तरह ये इसमें दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपके रहा, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये जो है क्या है? पेट्रोचन इटालियन सोनेट पे ये बेस्ड है, स्ट्रक्चर पे ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए बी बी ए, इसे आप अब्बा अब्बा ऐसे करके याद कर सकते हैं, और सी डी विथ वेरिएशन। तो मिक्स्ड इटालियन और शेक्सपियरियन है। तो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर का फॉर्म क्या है? क्योंकि फॉर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो है पेट्रोचन इटालियन सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा फ्रेंड्स, हु किल्स लिसियस इनडायरेक्टली इन लेमिया, लेमिया में इनडायरेक्टली जो है लिशियस को कौन मारता है? तो अपोलिनियस, बाय कोल्ड फिलॉसफी। तो फिलासफर अपोलिनियस एक्सपोजेज लेमिया एज सर्पेंट, शी वैनिसेस, लिसियस डाइज। इसका थीम है रीजन वर्सेज इमेजिनेशन। अर्थात हु किल्स लिसियस इनडायरेक्टली लेमिया, अपोलिनियस। कैसे? बाय कोल्ड फिलॉसफी, क्योंकि फिलासफर अपोलिनियस ने लेमिया को एक्सपोज कर दिया एज ए सर्पेंट के रूप में, तो वैनिश हो जाती है, और लिसियस जो है डाई कर जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस का स्टैंजा फॉर्म क्या है? तो स्पेंसरियन स्टैंजा है। 42 स्टैंजा इसमें है, 9 लाइन्स ईच। तो इसमें एक सेंसुअसनेस नजर आता है फ्रेंड्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कीट्स एक सेंसुअस नेट पोएट माने जाते हैं, सेंसुअस नेट माने जाते हैं, ना कि सेंसुअल। तो सेंसुअस और सेंसुअल में फर्क होता है। जो हमारे सेंसेस को अपील करे वो होते हैं सेंसुअस पोएट। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस का स्टैंजा फॉर्म क्या है? स्पेंसरियन स्टैंजा है। ABA BB CB CC लाइन्स का, और 42 स्टैंजा के हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडिमियन का मीटर क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो है इयाम्बिक पेंटामीटर, अर्थात हेरोइक कपलेट, और इंस्पायर्ड बाय हिज लव फॉर कपलेट्स एट दैट टाइम। ये शुरू में कपलेट से बहुत प्रभावित थे, तो इसे इन्होंने इयाम्बिक पेंटामीटर कपलेट्स में लिखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम स्टार्ट सेंट एग्नेस ईव आ बिटर चिल इट वाज,
कौन सी पोम स्टार्ट होती है फ्रेंड्स? वो होती है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ओपनिंग लाइन सेट्स कोल्ड आउटसाइड वर्सेस वार्म इनसाइड मिडिवल कैसल, इसका जो है ओपनिंग लाइन ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट, O2 नाइटिंगेल की सेटिंग क्या है? ये अक्सर सवाल आ जाता है। तो गार्डन एट वेंटवर्थ प्लेस हैम्पस्टेड में 1819, अंडर प्लूम ट्री एट डॉन, सुबह में प्लूम ट्री के नीचे बैठे थे। आफ्टर हियरिंग नाइटिंगेल के गीत को सुनने के बाद रोट इन मॉर्निंग में इसको लिखा। तो O2 नाइटिंगेल की सेटिंग क्या है? गार्डन एट वेंटवर्थ प्लेस हैम्पस्टेड में 1819, बड़ा इंपॉर्टेंट सेटिंग है O2 नाइटिंगेल की फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओथो द ग्रेट क्या है? ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेजेडी है जो चार्ल्स ब्राउन के साथ लिखा गया था। रिटन 1819, ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, स्टेज्ड पोस्ट थॉमसली इन 1950, बड़ा इंपॉर्टेंट। मरणोपरांत जो है इसको स्टेज किया गया था। ट्रेजेडी को रिटन विद चार्ल्स ब्राउन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ओथो द ग्रेट इज ए ट्रेजेडी। किंग स्टीफेन इज, किंग स्टीफेन कौन है? अनफिनिश्ड हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, अनफिनिश्ड प्ले अबाउट किंग स्टीफेन 1819, which is not one of the 1819 great odes। ग्रेट ओड्स कौन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो ओड टू ड्यूटी इज वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स के 6, साइकी, नाइटिंगेल, ग्रेशनर, मेलनकली, इंडोलेंस एंड टू ऑटम, अर्थात ओड टू साइकी, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न, ये ग्रेट ओड्स में शामिल है कीट्स के। ओड टू ड्यूटी जो है ये वर्ड्सवर्थ का है, तो इसलिए इसका आंसर ए इज इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नंबनेस पेन, माई सेंस एज दो ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक, ये कौन सा ओड है? तो बहुत ही ये अमर लाइनें हैं O2 नाइटिंगेल की फ्रेंड्स। ये ओपनिंग लाइन है नाइटिंगेल का कि जो जो इफेक्ट्स जो है, जो प्रभाव है बर्ड्स के इमॉर्टल सॉन्ग का मॉर्टल पोएट पे जो पड़ता है, उस पे ये लाइनें इंगित करती हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल नीड टू नो, ये किस में अपीयर होती हैं फ्रेंड? ये अपीयर होती हैं ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न में। ये भी बड़ी फेमस लाइन है ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न की। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये आपको एकदम लाइन्स याद हो जानी चाहिए। फाइनल 2 लाइन्स हैं ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न की, स्पोकन बाय अर्न, अर्न के द्वारा बोली हुई और मोस्ट कोटेड लाइन है फ्रेंड्स। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। इन ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न, अर्न किसको अर्न एड्रेस्ड एज, अर्न को इन्होंने कैसे एड्रेस किया है? तो किया है, इसके डी ऑप्शन इज करेक्ट, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, सिल्वियन हिस्टोरियन, इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑल 3 जो एपिथेट्स हैं स्टैंजा 1 में है, सो अर्न एज इटर्नल, साइलेंट एंड स्टोरी टेलर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन ओड ऑन ग्रेसन अर्न में अर्न कैसे एड्रेस किया है अर्न को इन्होंने, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, वाह। फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, सिल्वियन हिस्टोरियन भी इन्होंने कहा है किसको? अर्न को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये कहाँ से ये लाइन है फ्रेंड्स? ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। स्टैंजा 2 में, आर्ट्स इमेजिन्ड म्यूजिक सुपीरियर टू रियल, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल वर्सेस रियल, अर्थात जो म्यूजिक कानों से सुनाई देती है
वो स्वीट होती है, लेकिन जो अनहर्ड है अर्थात जो आप इमेजिन करके सुनते हैं वो हमेशा रियल से भी सुपीरियर होती है। फ्रेंड्स ये गहराई में डेप्थ में हम आपको ये पढ़ाएंगे जब इस पूरी पोम को हम पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो ओडाना ग्रेसन अर्न की लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड। सी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई, बड़ी इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है ओड ऑन मेलनकली की। ओपनिंग ऑफ ओड ऑन मेलनकली, ब्यूटी क्या है, ट्रांजिएंट है, मतलब आज है कल नहीं है, फिर मेलनकली फिर दुख हो जाता है। तो सी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई, विच ओड से किस ओड से ली गई है, तो ली गई है ओड ऑन मेलनकली। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है, ये सब लाइन आपके माइंड में होना चाहिए, एग्जाम में ये सब आ सकता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ ओड ऑन मेलनकली का सेंट्रल आइडिया क्या है कि जॉय एंड मेलनकली इनसेपरेबल, जॉय और मेलनकली को आप जो है इनसेपरेट नहीं कर सकते। टू टेस्ट जॉय इंटेंसली यू मस्ट एक्सपीरियंस मेलनकली, अर्थात जॉय को टेस्ट करने के लिए आपको दुख, मतलब ये कितनी गहराई है कि बिना दुख के सुख का पता ही नहीं चलेगा। अगर लाइफ में दुख नहीं तो सुख का कैसे पता चलेगा। तो ये चीज है कि जॉय एंड मेलनकली इनसेपरेबल हैं। टू टेस्ट जॉय इंटेंसली यू मस्ट एक्सपीरियंस मेलनकली, अर्थात जॉय को अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव जरूरी है। तो इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट वेल्ड मेलनकली हैज हर सॉवरेन श्राइन। तो इस तरह से ये बड़ी फेमस लाइन है फ्रेंड्स, और इसे हमें ध्यान में रखना है कि जो सेंट्रल आइडिया है मेलनकली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा फ्रेंड, विच ओड बिगिंस ओ गुडनेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रंग बाय स्वीट इन्फोर्समेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो है लाइन है, ओड टू साइकी में आया है। साइकी इज लेटेस्ट ग्रीक goddess, not anciently worshipped. Keats will be her priest. Build temple in mind. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि विच ओड बिगिंस ओ गुडनेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रंग बाय स्वीट इन्फोर्समेंट। तो ये ओड टू साइकी की लाइन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजन ऑफ मिस एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन इज किसकी लाइन है, टू ऑटम की लाइन है। ओपनिंग ऑफ टू ऑटम की है, कंसीडर्ड मोस्ट परफेक्ट ओपनिंग इन इंग्लिश पोइट्री, मतलब इंग्लिश पोइट्री में सबसे परफेक्ट ओपनिंग मानी जाती है। सीजन ऑफ मिस एंड मेलो फ्रूटफुलनेस चोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन इन ए टू ऑटम की ओपनिंग है, बड़ी खूबसूरत ओपनिंग है फ्रेंड्स। इन नाइटिंगेल पोएट वांट्स एस्केप वाया, मतलब नाइटिंगेल में पोएट एस्केप करना चाहते हैं दुनिया से, किसके द्वारा, तो स्टैंजा 2 में आप देखते हैं वो वाइन का सहारा पहले लेना चाहते हैं, विंटेज वाइन, जो फ्रांस की वाइन है बहुत पुरानी, ड्रॉट ऑफ विंटेज। लेकिन स्टैंजा 4 में फिर क्या कहते हैं, वीवलेस विंग्स ऑफ पोइजी सो बोथ वाइन एंड इमेजिनेशन, इसका करेक्ट आंसर है कि नाइटिंगेल में पोएट एस्केप करना चाहते हैं इस दुनिया के पेन और सफरिंग से, किसके थ्रू, विंटेज वाइन की बात पहले करते हैं, फिर अंत में कहते हैं नहीं नहीं वीवलेस विंग्स ऑफ पोइजी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग एंड वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू अपीयर्स इन। तो किसमें अपीयर करता है, टू ऑटम। स्टैंजा 3 ऑफ टू ऑटम का स्टैंजा 3 है, ऑटम हैज इट्स ओन म्यूजिक, कहते हैं ऑटम की खुद अपनी म्यूजिक होती है। नाइट्स बेलफुल क्वायर लैम्स क्रिकेट्स रॉबिन स्वेलोज, ये सब मैच्योरिटी और एक्सेप्टेंस को दिखाता है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओड्स इन 18 19 ग्रेट सीक्वेंस।
तो 6 words इंपॉर्टेंट आंसर है फ्रेंड्स, जिसमें साइकी, नाइटिंगेल, ग्रेसन अर्न, मेलनकली, इंडोलेंस और टू ऑटम। ये 6 इनके बहुत ही फेमस ओड्स हैं जो 1819 में आए हैं। फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना है, ओड टू साइकी, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न, मेलनकली, इंडोलेंस और टू ऑटम। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे ये रहा फ्रेंड्स। दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमोर्टल बर्ड, नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन फ्रॉम। ये किसकी लाइन है? ओड टू अ नाइटिंगेल की लाइन है। स्टैंजा 7 ऑफ नाइटिंगेल का है। बर्ड इज सिंबल ऑफ इमोर्टल आर्ट वर्सेस मॉर्टल मैन। बर्ड क्या सिंबल है? इमोर्टल आर्ट, जिसकी कभी मौत नहीं, एक आर्ट। और आदमी क्या है? मॉर्टल है, आज है कल नहीं। तो दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड, नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, किसकी लाइन है? ओटुए नाइटिंगेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलोन, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड ओ टू ए नाइटिंगेल है। लास्ट स्टैंजा है, बड़ा फेमस एंडिंग है। तो ये भी आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, पोइट्री की बिगिनिंग और एंडिंग लाइन से भी क्वेश्चंस आते हैं और मिडिल लाइन से भी आ रहे हैं। ओड टू ए नाइटिंगेल इनका मोस्ट फेमस और रिप्रेजेंटेटिव ओड है, इसलिए कई क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैंने ओड टू ए नाइटिंगेल के इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि ये इनकी सबसे इम्पोर्टेंट ओड है। और लास्ट स्टैंजा है, फालोन का मतलब मित्र होता है। इकोज अर्लियर फोलोन, साउंड ब्रिंग्स पोएट बैक फ्रॉम इमेजिनेटिव फ्लाइट टू रियलिटी। अर्थात जो इमेजिनेशन से वापस आकर के वो रियलिटी में आ जाते हैं। अर्थात कितने टाइम तक आप इमेजिनेशन में रह सकते हैं? इमेजिनेशन से आपको एक थोड़े टाइम के बाद वापस आना ही पड़ता है। तो फलोन द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस? कौन आ रहे हैं सेक्रीफाइस से के लिए? तो ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टेंजा 4 ग्रेसन अर्न में, सीन ऑफ एम्प्टी टाउन ऑन अर्न, सेक्रीफाइस प्रोसेसन, ये दिखता है उसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट दाउ शैल रिमेन वाह, किसकी ये लाइन है फ्रेंड्स? ये है ओड ऑन ग्रेसन अर्न की लाइन है, स्टैंजा 5। अर्न विल रिमेन आफ्टर पोएट एंड जनरेशन डाई। मतलब अर्न की मौत नहीं होगी, पोएट मर जाएगा, जनरेशन मर जाएंगी, लेकिन व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट दाउ शैल रिमेन, तुम हमेशा रहोगे अर्न। बड़ी फेमस लाइन है फ्रेंड। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विथ नो पेन, ये बड़ी खूबसूरत लाइन है। ओड टू ए नाइटिंगेल, किड्स कंtemplate डेथ while listening to नाइटिंगेल। अर्थात नाइटिंगेल को सुनते सुनते वो डेथ के बारे में सोचने लगता है। हाफ इन लव विथ ईज फुल डेथ, मतलब जरा सोचो फ्रेंड, टू सीज अपॉन द मिडनाइट, मतलब आज वो अगर मर भी जाए तो उसे कोई गम नहीं। एक बड़ा फेमस बॉलीवुड का गीत मुझे ध्यान में आता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अब जरा सोचो, वो जीना भी चाहती है, मरना भी चाहती है। गाइड फिल्म का ये सॉन्ग है फ्रेंड्स। तो वैसे ही पोएट भी क्या कह रहा है, वो जीना भी चाह रहा है, और क्योंकि नाइटिंगेल के लव में है, नाइटिंगेल की दुनिया में है, और मर भी चाहे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात वो एक्सटेसी में है। जैसे इंसान अपने मतलब वो अपने प्रेमी के साथ है और प्रेमी की बाहों में उसकी मौत हो जाए, तो इससे खूबसूरत मौत किसी की क्या हो सकती है कि अपने प्रेमी की धड़कन को सुनते सुनते किसी की मौत हो जाए। तो वही बात यहाँ है कि कीट्स जो है उस जोन में है जहाँ पे मौत भी आ जाए तो उसे कबूल है। कितनी गहरी लाइन है फ्रेंड्स, इसीलिए कीट्स, आई लव कीट्स एक्चुअली। नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विथ ब्रेड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवर wrought फ्रॉम। ये ओड ऑन ग्रेसन अर्न की लाइन है फ्रेंड्स। स्टेंजा 5 ऑफ ग्रेसन अर्न डिस्क्राइबिंग मार्बल फिगर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ओड ऑन ग्रेसन अर्न, ओ एटिक शेप,
fair attitude with bread of marble men and maidens overwrought. Next question, friends. In the very temple of delight, veiled melancholy has her sovereign shrine farm. ये किसकी लाइन है फ्रेंड्स? ओड ऑन melancholy की सेकंड स्टैंजा की. जॉय कंटेन्स सीड ऑफ सैडनेस, मतलब सुख में दुख मौजूद होता है. कितनी गहराई है फ्रेंड्स. कीट्स की पोइट्री इंसान को पढ़ने को मिल जाए तो जिंदगी में और क्या चाहिए. वाह. इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट वेल्ड melancholy हैज हर सॉवरेन श्राइन. इसलिए कीट्स कीट्स तो भैया महान है. 25 साल की उम्र में उस बंदे ने इतनी गहरी चीजें लिख दी कि आज दुनिया उस गहराई को थोड़ा समझ पा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन 65. वेयर पालजी शेक्स अ फ्यू side last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies. वाह वाह क्या लाइन है. ओड टू ए नाइटिंगेल की. स्टैंजा 3 है नाइटिंगेल का, जो ह्यूमन सफरिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, जो बर्ड को नहीं है वो सफरिंग. क्या है? वेयर पालजी सेक्स फ्यू, लकवा लोगों को मार जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, टकला हो जाता है आदमी, गंजा हो जाता है. वेयर यूथ ग्रोज पेल, जहाँ जवानी पीली हो जाती है, बुढ़ापे में स्पेक्टर थिन, हड्डियां बचती हैं, एंड डाइज, और मर जाता है. पूरी लाइफ को, पूरी मॉर्टेलिटी को कीट्स ने यहाँ समाप्त कर दिया है. मतलब जिंदगी एक दुख है, जिसको बुद्धा कहते हैं. लाइफ, जिंदगी एक दुख है. तो बुद्ध और कीट्स में फ्रेंड्स यहाँ सिमिलरिटी नजर आ रही है कि कीट्स को जीवन में दुख दिखाई पड़ रहा है. तो स्टैंजा 3 है नाइटिंगेल का. कितना सच. लोग कहते हैं पोइट्री में सिर्फ कल्पना होती है. फ्रेंड्स बताइए इसमें कहाँ कल्पना है. इससे बड़ी हकीकत क्या हुई जो कीट्स ने एक्सप्रेस कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं फ्रेंड्स. वाज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, थ्रेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप. ये क्लोजिंग लाइन्स हैं. किसकी हैं? ओड टू ए नाइटिंगेल की. बड़ी फेमस लाइन है कि वाज इट अ विजन. वो किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं जो पोइटिक इमेजिनेशन में थे, अचानक से जब वापस रियलिटी में आते हैं तो उनको खुद समझ में नहीं आता कि वो कोई विजन देख रहे थे या कोई दीवा स्वप्न था. वो म्यूजिक चली गई है, वो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है. राइट फ्रेंड. तो ये ओड टू ए नाइटिंगेल की क्लोजिंग लाइन्स हैं. उनको कंफ्यूजन है बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी. द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड्स विथ लवर्स एस्केपिंग वाइल. द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कैसे एंड होती है? ओल्ड एंजेला एंड बेट्समैन डाई कर जाते हैं. अर्थात जो यंग लव एस्केप्स इनटू स्टार, ओल्ड डाई. बिटर स्वीट एंडिंग जो टिपिकल है कीट्स का. द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कैसे एंड करती है? विथ लवर्स एस्केपिंग वाइल ओल्ड एंजेला एंड बेट्समैन डाई. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे ये रहा. एंड दे आर गॉन एजेस लॉन्ग एगो, दीज लवर्स फ्लेड अवे इनटू द स्टार. लाइंस किसके? फ्रेंड्स द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की फाइनल स्टैंजा है कि रियलिटी जो है इंट्रूड्स आफ्टर रोमांस. टू आटम की राइम स्कीम क्या है फ्रेंड्स? तो वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABABCDEDCDE पर स्टैंजा. 11 लाइन्स ईच स्टैंजा इस पैटर्न को फॉलो करती हैं, बहुत ही रेगुलर है. ओड टू ए नाइटिंगेल की राइम स्कीम क्या है? ये क्वेश्चन आ सकते हैं फिर पोइट्री के फॉर्म से. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ABABCDECDE 8 लाइन्स प्लस 2 लाइन्स का स्ट्रक्चर है, 10 लाइन्स पर स्टैंजा. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड. of her life of sensations rather than of thoughts. कहाँ ये अपीयर करता है फ्रेंड? लेटर टू बेंजामिन बेली. लेटर्स बहुत लिखे हैं कीट्स ने. नवंबर 1817 का लेटर है जो इनका सेंसुअसनेस फिलॉसफी को बताता है. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सेंसुअसनेस की ये जो बात करते हैं कहाँ प्रकट होता है? लेटर टू बेंजामिन. कि ओ फॉर लाइफ ऑफ सेंसेशंस रादर देन ऑफ थॉट. मतलब ये जो जो बॉडी को अपील करे, जो हमारे 5 सेंसेस को अपील करें, ब्यूटी, उसकी ये बात करते हैं. आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट, अफेक्शंस एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन. वाह वाह. बेंजामिन बेली को इन्होंने लिखा है. लेटर टू बेली नवंबर 1817. हार्ट एंड इमेजिनेशन जो है
रीजन से हमेशा सुपीरियर होते हैं। आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलनेस ऑफ द हार्ट, अफेक्शंस एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। क्लोजिंग लाइन किसका है फ्रेंड्स? ये है ओ ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 स्क्रीन पे ये रहा। अ ड्रेनलेस शावर ऑफ लाइट इज पोइट्री कहाँ से लिया गया है? स्लीप एंड पोइट्री से 1879 में जो आई थी, जो अर्ली स्टेटमेंट है पोइटिक्स का। अ ड्रेनलेस शावर ऑफ लाइट इज पोइट्री फ्रॉम। इफ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। वाह, कोई इंसान झूम उठे ये सब पढ़ करके। जॉन टेलर को इन्होंने 27 फरवरी 1818 को में लेटर लिखा था कि पोइट्री मस्ट बी नेचुरल नॉट फोर्स। पोइट्री नेचुरल होना चाहिए। इफ पोइट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। कितनी गहरी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड। निगेटिव कैपेबिलिटी। फ्रेंड्स एक वीडियो मैंने डाला है 10 मिनट का, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि इससे इन्होंने पॉजिटिव कैपेबिलिटी क्यों नहीं कहा। तो जॉर्ज और टॉम कीट्स दिसंबर 1817 करेक्ट आंसर है कि व्हेन मैन इज केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, शेक्सपियर हैड इट मोस्ट। मतलब जब एक इंसान अनसर्टेनिटी में रहता है, मिस्ट्री में, डाउट में, और फैक्ट और रीजन की तरफ नहीं भागता, जो अपने ट्रू ह्यूमन नेचर में रहता है, वो निगेटिव कैपेबिलिटी में होता है। और शेक्सपियर में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर डाउट में है कि उसके फादर को किसने मारा। तो जॉर्ज एंड टॉम कीट्स दिसंबर 1817 के जो मतलब उन्होंने लिखा था लेटर, तो उसमें इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को डिफाइन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? तो कैपेबिलिटी टू रिमेन इन डाउट विदाउट रीचिंग आफ्टर रीजन। मतलब आप डाउट में रहने के लिए, संदेह में रहने के लिए तैयार हैं। ये कोर एस्थेटिक कॉन्सेप्ट है। टू टॉलरेट मिस्ट्री, मिस्ट्री में जीना है, आंसर में नहीं जाना। जैसे ये दुनिया है, दुनिया किसने बनाई? क्या आप जान जाते हो? कोई बोल दिया गॉड, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मिस्ट्री में रहने में जो मजा है वो जान करके नहीं है। तो कहा एक बड़ी फेमस लाइन ना, व्हेन इट इज व्हेन इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फॉली टू बी वाइज। मतलब अज्ञान में जो सुख है वो जानने में नहीं है फ्रेंड। किसी को आप जान जाते हैं तो वो मजा नहीं रह जाता। जब आप जानने की कोशिश करते हो कभी जान नहीं पाते हैं, वही तो जिंदगी का असली मजा है फ्रेंड। इगोटिस्टिकल सबलाइम टर्म क्वाइन किया गया था बाय कीट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ के लिए इन्होंने कहा था। लेटर टू वुडहाउस 27 अक्टूबर 1818। वर्ड्सवर्थ पोइट्री ऑलवेज अबाउट हिज इन ईगो। क्योंकि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में ईगो नजर आता है, हमेशा माइंड नजर आता है, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। तो जो ईगोटिस्टिकल सबलाइम है, निगेटिव कैपेबिलिटी के जस्ट अपोजिट है। तो ये वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कैमलियन पोएट कॉन्सेप्ट किस में अपीयर होता है, किस लेटर में? रिचर्ड वुडहाउस को एक ये लेटर लिखते हैं। अ पोएट हैज नो आइडेंटिटी, ही इज कंटिन्यूली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी लाइक कैमलियन टेक्स कलर ऑफ सफीर। वाह वाह, मतलब पोएट की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये रिचर्ड वुडहाउस को इन्होंने लेटर लिया था। तो कैमलियन पोएट का कॉन्सेप्ट वही निकल करके आया है कि पोएट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, और वो कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी लाइक कैमलियन टेक्स कलर ऑफ सब्जेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वेल आप सोल मेकिंग किसको रेफर करते हैं लेटर में? ये करते हैं जॉर्ज एंड जॉर्जियाना कीट्स, अप्रैल 1819। वर्ल्ड नॉट वेल ऑफ टीयर्स but well of soul making, where heart learns through suffering to become soul।
तो वेल ऑफ सोल मेकिंग लेटर में किसको ये संबोधित करते हैं? जॉर्ज एंड जॉर्जियाना कीट्स को। मतलब जो सफरिंग होती है, जहाँ पे हार्ट सीखता है, तभी वो सोल बनता है। अर्थात पोइट्री लिखने के लिए फ्रेंड्स दर्द का होना बहुत जरूरी है, पेन का होना बहुत जरूरी है। बिना दर्द और पेन से पोइट्री नहीं निकल सकती, है ना? हु रोट एडोनाई एज एलिजी ऑन कीट्स डेथ? पीबी शैली ने लिखा है। शैली रोट इन 1821 में इसको लिखा। ब्लेम्स रिव्यू फॉर किलिंग कीट्स, फेमस ही मेड वन विथ नेचर। बड़ी फेमस लाइन है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। वो रिव्यू में जो इनको क्रिटिसाइज किया गया था, उसकी वजह ये मानते हैं कीट्स की डेथ की। तो हु रोट एडोनाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीबी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोनाई यूजेज मिथ हाफ, किसका मिथ यूज करते हैं? ब्यूटीफुल यूथ लव्ड बाय वीनस किल्ड बाय बोअर। तो यहाँ एडोनाई मिथ पैरेलल करते हैं कीट्स से, और ब्यूटीफुल यूथ जो है डेड यंग वो मर जाते हैं। कीट्स लेटर्स क्या माने जाते हैं? अमंग ग्रेटेस्ट लेटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। टी.एस. Eliot and critics say letters show profound poetic thought second only to Shakespeare in genius। मतलब जरा सोचिए, कीट्स ने जो लेटर लिखे हैं, वो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं, जो उसकी ग्रेटनेस में सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, केवल लेटर की बदौलत। अगर कीट्स ने पोइट्री नहीं भी लिखा होता और लेटर की बदौलत पूरी दुनिया में ये अमर हो जाते, कितना गहराई थी बंदे में। कीट्स हेलेनिज्म का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लव फॉर ग्रीक आर्ट मिथ ब्यूटी, परस्यूट ऑफ आइडियल ब्यूटी, नॉट स्कॉलरली ग्रीक बट इमेजिनेटिव ग्रीक, ये इंपॉर्टेंट है। वाया एल्जिन मार्बल्स, लैम्पियर डिक्शनरी, चैपमन्स होमर, ये सारे सोर्स रहे हैं कीट्स के हेलेनिज्म के। कौन से? इमेजिनेटिव ग्रीक, एल्जिन मार्बल्स, लैम्पियर डिक्शनरी और चैपमैन्स होमर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन का, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स? तो कीट्स में क्या है फ्रेंड? डायडेक्टिसिज्म और मोरल टीचिंग नहीं है। उनमें क्या है? सेंसुअसनेस है, हेलेनिज्म है और मिडिवलिज्म है। तो कीट्स हेटेड डायडेक्टिक पोइट्री। डायडेक्टिक मतलब टीचिंग ना हो पोइट्री में भाई, जैसे वर्ड्सवर्थ में था। We hate poetry that has palpable design upon us. Beauty its own justification. वाह किड्स, आई लव यू। मतलब we hate poetry that has palpable design upon us। मतलब पोइट्री में कोई डायरेक्टिसिज्म, मोरल टीचिंग नहीं होनी चाहिए। ब्यूटी अपने आप में एक जस्टिफिकेशन है। Who said oh for a life of sensations rather than thought? किसने कहा है साहब? कीट्स ने कहा है। सेल्फ डिफिनीशन, सेंसेशन इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थॉट। पहले सेंसेशन आती, फिर थॉट आता है। क्योंकि जो आप पहले अनुभव करते हैं, फिर आप उसे थॉट पे एक्सप्रेस करते हैं। सेंसेशन सच के करीब होता है, इमोशन और फीलिंग के करीब होता है फ्रेंड। कॉकनी स्कूल टर्म फर्स्ट यूज बाय, ये किया था जे.जी. लॉकहार्ट इन ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन। एक अक्टूबर 1817 में एक आर्टिकल था, जिसने हंट को मॉक किया कि वो कीट्स को क्यों शामिल कर रहे हैं भैया। यही कॉकनी स्कूल निगेटिव टर्म यूज किया गया। किसके द्वारा? जे.जी. लॉकहार्ट के द्वारा, ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी को बाद में शैडी साहब एडोनाई में क्रिटिसाइज करते हैं कि बेचारे कीट्स को इन लोगों ने मार डाला, जबरदस्ती का क्रिटिसाइज करके। एंडीमियन का मीटर क्या है फ्रेंड्स? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हेरोइक कपलेट, याम्बिक पेंटामीटर, AABB, जो कि आप जानते हैं जॉन ड्राइडेन और अलेक्जेंडर पोप ने न्यू क्लासिकल पीरियड में बहुत ज़्यादा यूज किया था, है ना? तो एंडीमियन का मीटर क्या है? हेरोइक कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस का मीटर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन्स का होता है फ्रेंड्स। ये अलग से सवाल आ सकता है फार्म और मूवमेंट में कि स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन्स का होता है
उसका राइम क्या होता है? ए बी बी सी सी, अर्थात बी सी सी, ये राइम आप याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि दाई एब्सेंट एगलेस का मीटर क्या है? स्पेंसरियन स्टेंजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक बॉर्न आउट ऑफ ड्यू टाइम? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैथ्यू अर्नल्ड ने अपने एसे में कहा था, एसे ऑन कीट्स में, कि उनकी जो ग्रीक स्पिरिट है वो रॉन्ग सेंचुरी में पैदा हुए। इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक बॉर्न आउट ऑफ ड्यू टाइम? ये मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने कहा है। कीट्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा किस में नज़र आता है फ्रेंड्स? तो टेनिसंस के सेंसुअसनेस में, प्री राफेलाइट्स में, एस्थेटिक्स में, विल्फ्रेड ओवेन में, रॉजर्टीज के मिडिवलिज्म में, और ऑस्कर वाइल्ड के आर्ट फॉर आर्ट से द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रीन का फेमस नॉवेल है। तो ये किस में नज़र आता है? कीट्स से ये लोग प्रभावित थे। ब्यूटी इज टूथ ब्यूटी, मतलब आर्ट फॉर आर्ट से, मतलब लिटरेचर लिखा जाना चाहिए लिटरेचर के लिए, उसमें डायडेक्टिसिज्म का, सोसाइटी को सुधारने का ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एस्थेटिसिज्म मोटो क्या था? आर्ट फॉर आर्ट से, एंटिसिपेटेड बाय कीट्स। किसने एंटिसिपेट किया? कीट्स ने। क्या कहते हैं? ब्यूटी इज ट्रूथ, ये कॉन्सेप्ट। ब्यूटी फॉर इट्स ओन सेक लीड्स टू एस्थेटिक मूवमेंट जो आया लिटरेचर में। कीट्स का हाउस म्यूजियम कहाँ है फ्रेंड? हैम्पस्टेड लंदन में। तो वेंटवर्थ प्लेस हैम्पस्टेड में अपार्टमेंट है नियर स्पेनिश स्टेप्स। स्टेप्स के रोम आर बोथ म्यूजियम्स, ये म्यूजियम्स का रूप बना दिए गए हैं। 94 लार्जेस्ट कीट्स मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन क्या है फ्रेंड्स? तो है हाउटन लाइब्रेरी हार्वर्ड होल्ड्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो हाउटन लाइब्रेरी हार्वर्ड, करेक्ट आंसर इज ए। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हु सेड कीट्स हैड मोस्ट हार्मोनियस वर्सिफिकेशन आफ्टर मिल्टन? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहा है स्विनबर्न ने कहा है, उनके म्यूजिक को प्रेज किया है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मिल्टन के बाद किसी में मोस्ट हारमोनियस वर्सिफिकेशन देखने को मिला मिल्टन के बाद, तो कीट्स ने। किसने कहा है? स्विनबर्न ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन में ये रहा। डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी? वाह वाह। लैनिया ने कहा है कि डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी, अर्थात दुनिया में सारा चार्म खो जाता है अगर आप बस फिलॉसफी की बात करने लगो। आपकी गर्लफ्रेंड आपके सामने बैठी हो और आप उसके सामने फिलॉसफी की बात करो, तो क्या होगा? लैनिया सेकंड स्टैंजा 2029-13, क्रिटिक ऑफ साइंस डिस्ट्रॉइंग वंडर, न्यूटन एक्सप्लेनिंग रेनबो डिस्ट्रॉय इट्स पोइट्री। अब मान लो आपने मतलब पोइट्री लिखा है ब्यूटीफुल मॉर्निंग के ऊपर, अब कोई चले उसको साइंस की तरह उसको डिस्क्राइब करने लगे, इसमें क्या मॉर्निंग में क्या ब्यूटीफुल है, वो वातावरण और क्लाइमेट की बात करने लगे, तो वो खत्म हो जाएगा ना सारा चार्म। तो वाह कितनी खूबसूरत लाइन लाइन यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 97, कीट्स राइट्स अ पोएट इज द मोस्ट अनपोइटिकल ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ही हैज नो आइडेंटिटी, he is continually in for and feeling some other body। ये क्या डिफाइन करता है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैमलियन पोएट, पोएट हैज नो सेल्फ, अर्थात इन्होंने वुड हाउस को अक्टूबर 1818 में एक लेटर लिखा था कि कैमलियन पोएट हैज नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है, वो खुद कैरेक्टर हो जाते हैं। तो ये वर्ड्सवर्थ के ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो है, जहाँ पे पोएट का ईगो डोमिनेट करता है, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट पोएट का कोई ईगो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच पोएम ऑफ कीट्स इज अनफिनिश्ड ड्यू टू हार्श क्रिटिसिज्म एंड पर्सनल शिफ्ट? कौन सी पोएम अनफिनिश्ड थी? तो वो थी हाइपीरियन। स्टॉप्ड आफ्टर हार्श रिव्यूज ऑफ एंडिमियन ने कितना मतलब रिव्यूज हार्श किया एंडिमियन का कि उन्होंने लिखना ही बंद कर दिया था।
तो Keats stopped Hyperion in April 1819, saying he could not continue Miltonic influence. बड़ा important point है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन में ये रहा। द फ्रेज रीच इन वाटर क्या सिग्निफाई करता है? कीट्स फियर ऑफ फ्लीटिंग फ्लेम एंड मॉर्टेलिटी। तो उनको ये लगा कि उनका वर्क जो है लास्ट नहीं करेगा, और जैसे कि पानी में कुछ आप लिखिए और गायब हो जाता है, पर देखिए हुआ क्या फ्रेंड्स, आज हम कीट्स को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा लास्ट क्वेश्चन। मास्टर फार्मूला फॉर स्टडी कीट्स का क्या है? तो क्या नजर आता है? सेंसुअसनेस, हेलेनिज्म, नेगेटिव कैपेबिलिटी, मिडिवलिज्म और ओट्स। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना है कि दीज 5 पिलर्स कवर ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब आपको सेंसुअसनेस, हेलेनिज्म, ग्रीक इन्फ्लुएंस, नेगेटिव कैपेबिलिटी, मिडिवलिज्म और ओट्स, यही सारे इर्द गिर्द इनके क्वेश्चंस मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को हमने कवर किया विथ एक्सप्लेनेशन। अगर इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार इसको देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए फ्रेंड्स। और बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा।